सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि स्कॉटलैंड यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम से अलग क्यों होना चाहता है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है और वर्तमान समय में यह मुद्दा क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे माउंट मेरापी के विषय में, समझेंगे कि माउंट मेरापी कहां पर है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के मुद्दे पर। हम मुद्दे पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं, जिससे टॉपिक पर हमारा जुड़ाव अच्छा बन सके और साथ ही साथ आने वाले जो टेक्स्ट हैं उनको अच्छी तरीके से हम समझ सकें। यहाँ पर आपको यूरोप का मैप दिखाया गया है। इस यूरोप के मैप को देखेंगे तो आपको यहीं पास में दिखाई देगा एक एरिया जिसका नाम है यूके। इस मैप में देखिए तो आपको दिखाया गया है कि यह जो क्षेत्र है इसका नाम है यूके। इस यूके को जो हम अगर देखें तो यह कुछ क्षेत्रों का मिला जुला रूप है। इसमें पहला जो एरिया है नॉर्थ में, उसका नाम है स्कॉटलैंड, दूसरा इधर एरिया है इंग्लैंड, तीसरा एरिया है आपका ये वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों को मिलाकर एक जो कॉमन शब्द हम यूज करते हैं उसका नाम है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। अगर इसमें से हम क्या करें, नॉर्दर्न आइलैंड को हटा दें तो यह जो क्षेत्र पूरा बनता है इसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। तो समझेंगे आखिर जो ये स्कॉटलैंड है यह जुड़ा हुआ है इंग्लैंड से, आखिर यह क्यों अलग होना चाहता है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा। उसके पहले इस मैप को थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि कुछ शब्द आएंगे, कुछ क्षेत्र आएंगे जिन पर अधिकार और नियंत्रण को लेकर एक जो है कि संघर्ष दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा सा इस मैप को भी हमें समझना है। यह मैप है जो थोड़ा सा काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके पास एटलस हो उसको खोल लीजिए और उसको खोलेंगे तो आपको एक यूके का सेपरेट मैप दिखाई देगा। अब देखिए आपका उत्तर में यह जो क्षेत्र है इसका नाम है स्कॉटलैंड। यह जो स्कॉटलैंड है इसके अगर पूरब में देखेंगे आपको नॉर्थ सी अर्थात उत्तरी सागर दिखाई देगा, और यहाँ पर इस तरफ देखेंगे अर्थात दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा नॉर्थ चैनल और यहाँ पर दिखाई आयरिश सी, और उसके बाद देखेंगे तो आपको यहां पे सेंट जॉर्ज चैनल दिखाई देगा और यहां पर दिखाई देगा ब्रिस्टल चैनल। देखिए यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, काफी छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसलिए फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो आपके बैग में एटलस पड़ा हुआ है उसकी धूल को हटा दीजिए और उसको थोड़ा सा एक बार खोल कर यूज कर लीजिए। काफी दिनों से वो किताब जो है कि ऐसे ही मायूस पड़ा होगा तो उसका भी यूज हो जाएगा। अब थोड़ा सा टेक्स्ट का हम सहारा लेते हैं। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का उत्तरी भाग है, जैसा कि हमने दिखाया यह इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की मुख्य भूमि की जो लंबाई है, जो बाउंड्री है, वह लगभग 154 किलोमीटर की है। स्कॉटलैंड का जो टोटल एरिया है वह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है। अगर हम देखें एक द्वीपीय क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी बड़ा है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर दिखाई देगा। यह जो स्कॉटलैंड का क्षेत्र है यह मुख्य रूप से एक पहाड़ी पठारी वाला क्षेत्र है। इसके पूरब में उत्तर सागर, दक्षिण पश्चिम में नॉर्थ चैनल और आयरिश सी है अर्थात आयरिश सागर है। ये जितनी चीजें आ रही हैं सब आगे यूज होने वाली हैं, इनका जिक्र आएगा, इसलिए मैं बैकग्राउंड के रूप में बता दूं। अब जो स्कॉटलैंड है हमने बताया यह एक इतना बड़ा एरिया है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के अंतर्गत लगभग 790 से अधिक द्वीप भी आते हैं। अर्थात जब स्कॉटलैंड अगर यूके से अलग हो जाएगा तो वह सिर्फ मुख्य भूमि अलग नहीं होगा, काफी द्वीप भी जो है कि यूके से बाहर होंगे। इसकी जो राजधानी है वह एडिनबर्ग है और ग्लासगो जो यहाँ का शहर है वह सबसे बड़ा शहर यहाँ का माना जाता है। स्कॉटलैंड जो जाना जाता है वह अपनी खूबसूरत
किलों के लिए जाना जाता है। किले का मतलब यहाँ पर जब जो प्राचीन समय में या मध्यकाल में जो यहाँ के शासक थे उन्होंने कई किलों का निर्माण किया है और इनके लिए यह जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है तो जो किले हैं वह देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। जंगलों के बीच में और पहाड़ियों के बीच में जो आपको किले देखने को मिलेंगे, स्वाभाविक है उनकी एक सुंदरता होगी। इसके अलावा जो स्कॉटलैंड जाना जाता है वह बहुत ही अच्छे घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, जिस पर गोल्फ के जो कोर्ट होते हैं जिस पर गोल्फ लोग खेलते हैं, इनका विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो घासें हैं ये गोल्फ के कोर्ट के निर्माण के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं और दुनिया के सबसे अच्छे जो 40 गोल्फ कोर्ट देखने को मिलेंगे आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने बताया यूके के अंतर्गत क्या आएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। वहीं जो हम शब्द यूज करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आता है, अर्थात उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल नहीं होता। इस देश का जो पूरा नाम है वह है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है हम इसको सिर्फ यूके कह देते हैं, ब्रिटेन कह देते हैं, लंदन कह देते हैं, कुछ भी आप बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम ही है। यहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वह लगभग 6.7 करोड़ है। इसमें से सर्वाधिक जो आबादी है इंग्लैंड की है और उसका जो जनसंख्या है लगभग 5 करोड़ 62 लाख है, 62 लाख, यहाँ पे 5 करोड़ 62 लाख जो है कि यहाँ की आबादी। स्वाभाविक है यहाँ का जो इंग्लैंड है इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही ज्यादा है और इसके वजह से क्या होता है, कई बार डोमिनेंट नेचर यहाँ पर आपको दिखाई देगा आने वाले मिनट्स में, अर्थात पॉइंट्स में। स्कॉटलैंड की जो जनसंख्या है वो लगभग 55 लाख है, काफी कम है अगर इंग्लैंड से तुलना करें। और वेल्स की जनसंख्या तो और भी कम है, 3.15 लाख, और वहीं उत्तरी आयरलैंड की जनसंख्या तो 2 लाख से भी कम है, काफी छोटा एरिया। तो यहां तक हमने समझ लिया स्कॉटलैंड के विषय में कुछ बेसिक चीजों को। अब हम समझते हैं कि आखिर इंग्लैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन या फिर हम यूके से कहें तो आखिर इसका क्या संबंध रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा। तो स्कॉटलैंड पहले एक जो है कि अलग क्षेत्र हुआ करता था और 4000 साल पहले अर्थात 2000 BC से यहां पे लोगों के रहने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और प्राचीन समय में इंग्लैंड और जो है स्कॉटलैंड का कोई जुड़ाव नहीं रहा है। 77 AD से लेकर 400 AD तक ब्रिटेन वाले क्षेत्र पर रोम साम्राज्य का अधिकार हो गया। लेकिन यहाँ पर जो रोम साम्राज्य जो कि आपके ब्रिटेन वाला अर्थात जो इंग्लैंड वाला एरिया था उस पर तो कब्जा उसने कर लिया था, लेकिन किसी भी तरह से यह स्कॉटलैंड पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अर्थात रोम साम्राज्य के लिए स्कॉटलैंड एक चुनौतीपूर्ण जो है कि क्षेत्र बना हुआ था। और जो स्कॉटलैंड के लड़ाके थे वह क्या आते थे, ब्रिटेन की बाउंड्री से प्रवेश करते थे और बार बार हमला करते थे, जिससे यहाँ के जो रोम शासक थे वह परेशान रहते थे। और इसी के कारण जो है कि यहाँ पर कई बार जो है कि संघर्ष भी दिखाई देगा। यहाँ पर चुनौतियाँ तब ज़्यादा उत्पन्न हो गई जब यहाँ के रोम साम्राज्य के शासक जिसका नाम था हेड्रियन ने क्या किया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की सीमा पर एक दीवार का निर्माण भी करवा दिया, जिससे स्कॉटलैंड के लोग यहाँ पर अंदर अर्थात इंग्लैंड में प्रवेश करके उनको चुनौती ना दे पाए। आप समझ सकते हैं कि स्कॉटलैंड भले ही अभी भी जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन इसका जो इतिहास रहा है काफी गौरवपूर्ण दिखाई देगा। यहाँ पर जो स्थायी बसावट मिलने की शुरुआत होती है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर लोगों के रहने की जो शुरुआत तो 4005 साल पहले से मानी जाती है, लेकिन स्थायी तौर पर और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण करने की भावना से लेकर जो यहाँ पर एक बात दिखाई देती है उसका प्रारंभ होता है 5वीं सदी से। और यहाँ जो यहाँ पर केल्टिक्स जनजाति के लोग थे वह यहाँ पर आए और रहने लगे। और यह जो स्कॉटिश लोग हैं अर्थात ये जो यहाँ स्कॉटलैंड के जो मूल लोग हैं वह कहते हैं कि हम केल्टिक समुदाय अर्थात केल्टिक जनजाति से बिलोंग करते हैं। यह जो केल्टिक जनजाति के लोग हैं यह पहले आपके जो है कि वेल्स वाले एरिया में या और यूरोप के कुछ उत्तरी भागों में रहते थे और इन्होंने फिर सोचा कि हमें एक एरिया बसाना है जिसका नाम था स्कॉटलैंड और यह स्कॉटलैंड पर वहीं पर रहने लगे।
वहीं जो इंग्लैंड के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के जो लोग हैं यह एंग्लो सैक्सन से आते हैं, अर्थात ये एक जो है कि प्रजाति रही है उससे संबंध रहते हैं ये लोग, एंग्लो सैक्सन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो स्कॉटलैंड के लोग हैं वह केल्टिक हैं और जो इंग्लैंड के लोग हैं वह एंग्लो सैक्सन हैं। और इस तरह से दोनों में आपको सांस्कृतिक भिन्नता दिखाई देगी। सांस्कृतिक भिन्नता दिखाई देने का मतलब है कि ना तो इनका इतिहास एक जैसा रहा है, ना इनकी संस्कृति एक जैसी रही है, इससे जो जुड़ाव है वो काफी मजबूत नहीं हो पाया। जो एंग्लो सैक्सन लोग हैं यह बाद में आके बसे थे, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड वाले एरिया में। और यह जब केल्टिक समुदाय के लोग स्कॉटलैंड में, जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने कहा कि हम अब यहीं पे रहेंगे, अपना जो है कि आवास और जो है कि अपने क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए जब वो बस गए, उसके काफी समय बाद एंग्लो सैक्सन के लोग जो है कि उत्तरी यूरोप से आकर जो है कि यहाँ पे बसने लगे और फिर यहीं पर रहने लगे। अब जब एंग्लो सैक्सन के लोग भी यहीं रहने लगेंगे और उत्तर में क्या होंगे, स्कॉटलैंड के लोग जो कि केल्टिक ट्राइब के हैं, तो आपको पता है कि प्राचीन समय में इस प्रकार के संघर्ष चलते रहते हैं। जो केल्टिक समुदाय के लोग हैं ये प्रकृति के पूजक माने जाते हैं और इनके जो पूर्वज हैं जिनका नाम लिखा हुआ है अपने सिंधु घाटी सभ्यता के ये पशुपति के तरह दिखाई देते हैं, अर्थात इनकी अगर इमेज आप देखेंगे तो इनके चारों ओर भी जो है कि प्रकृति की चीजें दिखाई देंगे। समय आगे बढ़ता है 5वीं सदी के बाद और फिर क्या होता है, 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच का समय आता है और इस समय क्या होता है, वाइकिंग समुदाय के लोग जो है कि यहाँ पर आते हैं। ये जो वाइकिंग समुदाय के लोग कौन से थे, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के लोग थे और इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के जो है कि क्षेत्रों में आए और वहाँ के लोगों से संघर्ष किया और स्कॉटलैंड में जब आकर ये क्या करने लगे, बसने लगे। अर्थात जो पहले से वहाँ लोग रह रहे थे, केल्टिक ट्राइब के साथ लोग रह रहे थे, उनसे संघर्ष किया और वो भी रहने लगे। इसलिए वर्तमान समय में जो हम यहाँ की आबादी देखते हैं वह क्या है, केल्टिक और वाइकिंग समुदाय का मिश्रित रूप है। दोनों समुदायों के लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वाइकिंग जो है कि लोग थे और या फिर जो केल्टिक समुदाय के लोग थे, इन दोनों ने स्कॉटलैंड में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन दोनों की जो संस्कृतियां हैं वह अलग अलग है। अब स्वाभाविक है, जब संस्कृतियां अलग होंगी तो किसी एक मुद्दे पर जो है कि एक तरह का जनमत हो पाए, जरूरी नहीं है। ये जितनी चीजें बता रहा हूं फिर से आगे जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। खैर, अब क्या हुआ, जब स्कॉटलैंड में जो है कि एक परंपरा प्रारंभ हुई, उसी तरह की राजशाही परंपरा जैसे कि अन्य देशों में हमें देखने को मिलती है मध्यकाल में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1236 की एक घटना है और स्कॉटलैंड के जो राजा थे, इनका नाम था अलेक्जेंडर द थर्ड, इनकी मृत्यु हो गई, एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। चूंकि इनकी कोई संतान या कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो कि गद्दी पर बैठ सके, इसलिए एक संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। और इस बीच क्या किया, इंग्लैंड ने देखा कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अर्थात यहाँ पर कोई शासक नहीं, और यहाँ से इंग्लैंड ने क्या किया, अपना हस्तक्षेप और आक्रमण बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अर्थात यहां पर जो इंग्लैंड है इसने क्या किया, एक वैक्यूम में अपने के लिए क्या है, अवसर खोजे। और चूंकि इंग्लैंड की जनसंख्या ज्यादा थी तो इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। लेकिन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में यह जो संघर्ष है लंबा चला और लगभग 300 साल तक संघर्ष चलता रहा। इंग्लैंड जो है कि पूरी तरह से इसको अपने अधीन नहीं कर पाया। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ वह हुआ 1314 में, और यह जो युद्ध हुआ इसका जो नाम है वह है बानो कर्बन युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। और इस युद्ध में यह जो है कि एक नाम है रॉबर्ट द ब्रूंस, इन्होंने क्या किया, यह स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने अंग्रेजों की सेना पर शानदार विजय प्राप्त की थी। यह जो है कि इंग्लैंड के नहीं थे, स्कॉटलैंड के थे, और इन्होंने जो है कि इंग्लैंड की सेना को टक्कर दी और इसके कारण यह एक योद्धा के रूप में उभर के आए। इनका नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड के लोगों ने इस युद्ध की 700वीं वर्षगांठ मनाया। और इस समय कब है, 2014, और 2014 में तो आपको पता है स्कॉटलैंड क्या है, यूके का एक भाग है या फिर ग्रेट ब्रिटेन से वह जुड़ा हुआ है। तो यह जो नाम था यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि जब भी कोई अवसर आता है तो स्कॉटलैंड के लोग अपनी पुरानी परंपरा में वापस लौटना चाहते हैं, उनको पुराना जो गौरव हो दिखाई देता है। और इसी के कारण यह जैसे 1236 के बाद इंग्लैंड ने कई प्रकार के प्रयास किए कि जल्दी से जो है कि स्कॉटलैंड उनके अधीन आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। धीरे धीरे इंग्लैंड प्रयास
करता रहा। समय आया 1603 का और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यह सहमति बनी कि दोनों का राजा एक ही होगा। अर्थात इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को इस रूप में कन्विंस कर लिया कि ठीक है, तुम भी अपने क्षेत्र में शासन करो, हम भी अपने क्षेत्र में शासन करेंगे, लेकिन दोनों का जो शासक होगा वह एक ही का होगा। स्वाभाविक है, वह जो कि शासक कहाँ का होना था, इंग्लैंड का शासक होना था, लेकिन उसके साथ जो शासक का नाम जुड़ता वह एक परंपरा के रूप में स्कॉटलैंड के लिए भी वही राजा था, इंग्लैंड के लिए भी वही राजा था। तो एक तरह से यहां से क्या हुआ, एक जुड़ाव हुआ। और 1706 में क्या हुआ, स्कॉटलैंड इंग्लैंड का लगभग एक तरह से हिस्सा बन गया और 1 मई 1707 को एक एक्ट लागू हुआ जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन है, इसके तहत क्या कर लिया गया, स्कॉटलैंड को लगभग पूरी तरह से इंग्लैंड में मिला लिया गया और इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक नाम दिया गया जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है कब पड़ा नाम, जब 1706 में मिल गया और 1707 में जो कि क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन जब पारित हुआ और इसी के तहत स्कॉटलैंड को क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था। तो यहां से ग्रेट ब्रिटेन शब्द आया। इसके बाद क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद का गठन हुआ। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड की संसद का नहीं, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का गठन हुआ। और इसलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके जो स्कॉटलैंड है इसकी जो संसद थी वह और इसकी जो अपनी अलग पहचान थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई और पूर्ण रूप से यह क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन का भाग बन गया। समय आगे बढ़ा और 1801 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को मिलाकर पूरे क्षेत्र को क्या कह दिया गया, यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान दीजिएगा, 1801 में क्या हो रहा है, आयरलैंड को भी मिलाया जा रहा है और पहले ही ग्रेट ब्रिटेन बन गया था। इस तरह से अब एक नया क्षेत्र बना जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। समय आगे बढ़ा और 20वीं सदी का समय आया और 20वीं सदी में आपने सुना होगा आयरलैंड से क्या होता है, होम रूल जो है कि आंदोलन का प्रारंभ होता है। तब जब आयरलैंड में होम रूल अर्थात अपने ऊपर खुद का शासन करने की बात उठी तो जो स्कॉटलैंड के लोग थे उन्होंने कहा कि हमें भी क्या होना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए कि हम खुद से शासन कर सके। लेकिन दिक्कत ये रही कि स्कॉटलैंड के लोग कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए और इसकी वजह से इनको अपना स्कॉटलैंड नहीं मिल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर ये बात आ गई कि अगर हम भी बड़ा आंदोलन करेंगे तो हमें भी अपना स्कॉटलैंड क्या हो सकता है, वापस मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई शोषण किया जा रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप देखिए, जो केल्टिक समुदाय के लोग थे या फिर इंग्लैंड के रहने वाले लोग थे, वो सभी लोग लगभग एक जैसे दिखने थे। हाँ, उनका जो इतिहास था, उनकी जो संस्कृति थी, उसमें विभिन्नता जरूर थी, लेकिन इसमें इतना अलगाव नहीं था। लोगों ने सोचा कि पहले हम अलग रहते हैं, फिर एक हो गए, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था नहीं, हमें तो क्या करना है, खुद का जो पहले हम शासन जैसे करते आए थे हमें वैसे ही शासन करना। तो इस तरह का द्वंद्व चल रहा है। ये कोई उपनिवेश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीजें। इस तरह से यहां पर भी एक संघर्ष चल रहा है। इंग्लैंड बार बार जो है कि स्कॉटलैंड को अपने अधीन रखना जरूर चाहता है, लेकिन यहां पर उस तरह की चीजें नहीं थी जैसा कि ब्रिटेन जो है कि अन्य अपने उपनिवेशों में करता था, उस तरह की चीजें नहीं थी। खैर, यहाँ पर जो होम रूल आंदोलन चला वह जो है कि बहुत सफल नहीं हो पाया, कोई बड़ा सफल नहीं इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इससे कोई चीज़ें निकल नहीं पाई और मूवमेंट भी कोई बहुत खास खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन एक समय आता है 1970 के दशक का और इस बीच क्या होता है, पूरे विश्व में कई जगह पर तेल की खोज होती है और उसी समय उत्तरी सागर में भी क्या होता है, तेल का पता चलता है। ये वही उत्तरी सागर है जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था और उसके पास के अन्य जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर भी तेल की उपस्थिति का पता चलता है। अर्थात जो स्कॉटलैंड और जो आपको मैंने ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र दिखाया, उनके जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे तेल की उपस्थिति का पता चला और एक बहुत बड़ा तेल का जो क्षेत्र है वह स्कॉटलैंड के उस एरिया में आया जो सागर में आया, जिस पर अगर स्कॉटलैंड अलग रहता तो उसका अधिकार हो सकता था। अब यहां से स्कॉटलैंड के लोगों को लगा कि तो हमारे साथ गलत हो गया, अगर हम स्वतंत्र रहे होते तो यह जो पूरा तेल क्षेत्र है इस पर हमारा नियंत्रण होता और हमको काफी ज्यादा आर्थिक लाभ होता। हालांकि यहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक वर्ग है जिसको लग रहा था हम आजाद हो जाते ज्यादा अच्छा था, अलग रहते ज्यादा अच्छा था। अब उसी में एक फैक्टर और जुड़ गया, तेल की खोज। इसके अलावा एक और मुद्दा था मछली पकड़ने का।
तो जो स्कॉटलैंड का एरिया का पास का क्षेत्र है वहां पर जो है कि फिशरिंग का अर्थात वहां मछली पकड़ने का जो उद्योग है वो काफी विकसित हुआ है, प्राचीन समय से ही देखा जाए तो विकसित हुआ है। और वहां पर जो मछलियां हैं उनका वो व्यापार लोग करते हैं। तो कई बार स्कॉटलैंड के लोगों को लगता है कि जो हमारी मछलियों को ब्रिटेन के सभी लोग पकड़ कर ले जाते हैं और अगर हमारा एरिया रहता तो हम पकड़ते, इस तरह की चीजें होती। तो धीरे धीरे ये मांग जो है कि बढ़ने लगी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि स्कॉटलैंड की एक अलग पहचान स्थापित कर दी जाए। और 1970 के दशक में इसीलिए स्कॉटलैंड के लोगों ने मांग की कि उनको अधिक अधिकार और उनके संसाधनों पर अधिक नियंत्रण दिया जाए, जो भी संसाधन है उनको अधिक नियंत्रण दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमें अधिकार इस रूप में दिए जाएं कि हमें हमारे पास भी अपनी खुद की संसद हो। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि हमारी संसद हो खुद की, और इन्होंने यहाँ पे आजादी की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि अधिकार हो। अधिकार का मतलब हम अपने विषय में कुछ कानून बना सकें। दूसरा अधिकार हो कि जो यहाँ के संसाधन है उस पर हम अपने नियंत्रण के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ा सकें। तो इसी को देखते हुए ये बात जो है कि आगे बढ़ने लगी और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है कि पूरे जोर शोर से उन्होंने इंग्लैंड के सामने रखा कि हमें तो अपना क्षेत्र चाहिए, हमें और अधिकार चाहिए। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आज़ादी की बात नहीं की, अपना क्षेत्र का मतलब है कि अपने क्षेत्र पर अधिक अधिकार चाहिए, इन्होंने मांग की। और इसी के तहत 1979 में यहाँ पर पहला जनमत संग्रह करवाया गया। और ये जो जनमत संग्रह था, जैसा कि हमने लिखा, आज़ादी के लिए नहीं था, बल्कि यह था कि इनके अधिकारों में क्या हो, अधिक वृद्धि हो, अर्थात इनकी खुद की क्या हो, संसद हो। ये जो पहला जनमत संग्रह था इसका नाम है स्कॉटिश रेफरेंडम फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ये इसका पहला नाम था। और यह पहला जनमत संग्रह कब हो रहा है, 1979 में हो रहा है। अब ये जो जनमत संग्रह कराया गया तो इसमें यह नियम रखा गया था कि यदि यहाँ की टोटल जनसंख्या का 40% हिस्सा यह कहता है कि हमें नई संसद चाहिए, तो नई संसद क्या होगी, खुद की स्कॉटलैंड की संसद दे दी जाएगी। लेकिन जब यहां पर वोटिंग हुई तो उसमें कम लोगों ने वोट प्राप्त किया, जिसके कारण यह जो 40% का आंकड़ा था टोटल पॉपुलेशन का, वो कवर नहीं हो पाया। मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 100 लोग हैं और 100 लोगों को क्या करना है, इसमें एक कंडीशन रखा गया कि अगर इसमें से क्या हो 40% लोग क्या करें, अगर ये कहेंगे कि हाँ हमें खुद की संसद चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको आपकी संसद दे देंगे। लेकिन जो वोट लोगों ने किया वो वोट ही मान लेते हैं। अगर हम कहें 65 लोगों ने किया और 65 लोग करेंगे, तो हो सकता है इसमें कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में करेंगे। तो ऐसा ही हुआ था और इसके कारण जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 32% लोग ही क्या हुए, यह कह पाए कि उन्हें संसद चाहिए। फलस्वरूप इनको संसद क्या होगा, नहीं मिल पाया। लेकिन अब यहाँ के लोगों को काफी धक्का लगा, उन्होंने लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि 2 लोग मुख्य रूप से थे, एक तो स्कॉटलैंड के लोग थे और दूसरे जो नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के आए थे। तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन के जो लोग आए थे, जो वो उनका ये मानना था कि नहीं, हमें जो है कि क्या करना है, जो इंग्लैंड की परंपरा है उसी के साथ कंटिन्यूस करना। लेकिन जो स्कॉटलैंड के लोग थे उनका तो क्या कहना था कि हमें अलग होना चाहिए, अपनी संसद चाहिए। ये बात फिर से उठती रही, फिर से अलग संसद की मांग उठती रही और 1997 में दूसरा जो है स्कॉटिश डिवोल्यूशन अर्थात जनमत संग्रह करवाया गया। यह भी जनमत संग्रह आजादी के लिए नहीं था, बल्कि होम रूल और खुद की नई संसद के लिए था। और इसमें जो है कि काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो स्कॉटलैंड के मूल लोग थे उन्होंने कहा कि अब हमको क्या करना, ज्यादा वोटिंग करना है, जिससे क्या हो सके कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो वोटिंग में दिख सके। और इस तरह से 1998 में इनको क्या मिल गया, यहाँ की खुद संसद दे दी गई। और यहाँ की संसद के लिए 1999 में चुनाव भी है और उसके बाद चुनाव होते रहते हैं। समय आगे बढ़ा और 21वीं सदी के प्रारंभ से लोगों की मांग जो है कि मांग बदलने लगी। अर्थात जब जो है कि 20वीं सदी खत्म हो गया, उसके बाद 21वीं सदी आया, तो इनको लगा कि क्यों ना हम आज़ाद हो जाएं। और यही क्या होता, 21वीं सदी से उनको लगा कि अगर हम आज़ाद होंगे, अलग होंगे, तो अपने विषय में ज़्यादा अच्छे निर्णय ले पाएंगे और हमारे लिए आर्थिक रूप से ज़्यादा अच्छा होगा। हम अपने हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसी बना पाएंगे, हम अपने हिसाब से व्यापार
की नीतियां बना पाएंगे, अपने संसाधनों पर क्या कर सकेंगे, अपना नियंत्रण रख सकेंगे। और इसी के कारण जब 21वीं सदी में मांग उठने लगी तो वर्ष 2014 में आजादी के लिए प्रथम बार क्या हुआ, यहां पर जनमत संग्रह करवाया गया। और जब जनमत संग्रह करवाया गया तो इसके जो परिणाम आने थे उसी के हिसाब से फैसला होना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जनमत संग्रह में लगभग 55.3% लोगों ने न अलग होने के पक्ष में अर्थात इंग्लैंड के साथ ही रहने के पक्ष में क्या किया, मतदान किया। और इसमें मतदान 1-2% नहीं, लगभग 88% लोगों ने किया था। और इसमें क्या हुआ पता चला कि 55.3% लोग क्या है कि जैसा सिस्टम है ऐसे सिस्टम में रहना चाहते हैं, वो अलग नहीं होना चाहते। अब क्या हुआ, तो इससे क्या होना था, स्वाभाविक है इस जनमत संग्रह में यह निकल के आया कि जो स्कॉटलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन या यूके का ही भाग बना रहेगा। और यहां पर यह जो लोगों ने विपक्ष में अर्थात जो है कि साथ में रहने का जो है कि वोट दिया था, उनका मानना था कि यदि स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग हो जाता है तो उन्हें आर्थिक रूप से कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी, क्योंकि स्कॉटलैंड के पास सभी तरह के संसाधन खुद के नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो वाइकिंग रेड्स हुई थी, यह जो लोग थे इनका यह मानना है कि अगर हमें आर्थिक रूप से हमेशा लाभ प्राप्त करना है तो यूके के साथ रहना जरूरी है, क्योंकि यूके एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर स्कॉटलैंड अलग हो जाता है तो वह सभी चीजों पर अपना जो है कि चूंकि डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे क्षेत्रों पर, और साथ ही साथ खुद के पास सभी तरह के संसाधन नहीं है। इसलिए अच्छा है कि हम क्या करें, यूके के साथ रहें। और इसी के कारण लगभग 55.3% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो यूके के साथ रहना। ये बात चलिए 2014 की थी, बात आई और गई हो गई। वर्ष 2016 में एक नया फिर अंतर्विरोध उत्पन्न हुआ। अंतर्विरोध यह था कि दरअसल जब ब्रेक्जिट का चुनाव हुआ तो ब्रेक्जिट के चुनाव में एक नया जो है कि ट्रेंड देखने को मिला, और यह था कि स्कॉटलैंड के 62% लोगों ने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें वह लोग भी 62% लोगों ने क्या कहा कि हमें यूरोपीय यूनियन के साथ रहना है। तो इस 62% में वह लोग भी हैं जिन्होंने कहा था कि नहीं, स्कॉटलैंड अलग नहीं होना चाहिए, यह ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा रहना चाहिए, यूके का ही हिस्सा रहना चाहिए। वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें क्या है, यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए। जबकि जब टोटल जनसंख्या की जो वोटिंग हुई ब्रेक्जिट के मुद्दे पर, तो इसमें 52% लोगों ने कहा कि हमें ब्रेक्जिट चाहिए, हमें क्या होना है, ब्रिटेन से यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होना है। अब समझिए, यहां के 62% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए, जबकि जो पूरी जनसंख्या है उसमें 52% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ब्रेक्जिट होना चाहिए। तो बात किसकी मानी जाएगी, इनकी बात मानी जाएगी। और इस तरह से क्या हो गया, ब्रेक्जिट की बात आगे बढ़ गई। जब ब्रेक्जिट की बात आगे बढ़ी तो यहां से जो स्कॉटलैंड के लोगों का मूड था वह चेंज होने लगा। उनको लगा हम तो फंस गए, पहले हमने वोट किया किसके लिए, हमें यूके में रहना है, अब यूके क्या हो रहा है, ब्रेक्जिट कर रहा है, ये तो काफी गलत हो गया। जबकि स्कॉटलैंड के लोग चाह रहे थे नहीं, हम जो है कि यूरोपीय यूनियन के साथ ही रहे। अब यह हुआ क्या कि जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनका मानना यह है कि हम मछली का निर्यात करते हैं, यूरोपीय यूनियन से चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं, हमें काफ़ी सहूलियत होती है। अगर यह जो है कि यूके अलग हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी। अब जो है कि जो ब्रेक्जिट डील हुई है, उनको यह लगता है कि उनके ऊपर यह थोप दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2020 से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, ये ब्रेक्जिट हो चुका है। तो अब इनको जो ब्रेक्जिट डील के तहत जो यूके जिस से बाहर हुआ है, उनको ये लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारे साथ गलत हो गया। पहले हम लोगों ने जो है कि यूके के साथ रहने के पक्ष में जरूर मतदान किया था, लेकिन हम यूरोपीय यूनियन से बाहर नहीं होना चाहते थे, ये हमारे लिए गलत हो गया। इसलिए फिर से यहां पर क्या हुआ, जनमत संग्रह करवाए जाने की मांग उठ रही है। अब जो है कि मांग उठ रही है तो इसमें क्या होगा, इसके लोग जो यहाँ पे स्कॉटलैंड के लोग हैं, इनको लग रहा है कि जो ब्रेक्जिट डील है उसमें इनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा है। कोई विशेष प्रावधान ऐसा नहीं किया गया है जिससे स्कॉटलैंड के लोगों को यूरोपीय यूनियन से कोई नुकसान ना हो या जो उनका प्रॉफिट है वो कम ना हो। अब इसी को लेकर जो है कि बोरिस जॉनसन ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि यह जो आज़ादी का जनमत संग्रह है वह जल्दी नहीं हो सकता, इस प्रकार के
अर्थात आज़ादी से संबंधित जो जनमत संग्रह होते हैं एक पीढ़ी में एक बार ही होते हैं, और उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके कहा है कि वर्ष 2055 के बाद ही क्या हो गया, नया कोई रेफरेंडम अर्थात जनमत संग्रह हो पाएगा, और जनमत संग्रह में फिर वहां की जनता को ये डिसाइड करना होगा कि वह यूके का ही भाग रहना चाहते हैं या फिर अलग होना चाहते हैं। अब वहां के जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनका कहना है हमारे साथ तो बहुत धोखा हो गया, पहले अगर हमें बताया गया होता कि ब्रेग्जिट के मुद्दे पर ऐसा है 2014 के बाद पहले अगर ये बात पता चला होता तो हम ऐसा ना करते। अब इसलिए वहां पर जो स्कॉटलैंड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें फिर से रेफरेंडम करवाओ कि हम यह डिसाइड कर सकें कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। वहीं अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन वह कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा जनमत संग्रह अब जल्दी नहीं होगा। तो इस तरह से कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट जो है कि स्कॉटलैंड में होगा या फिर जो है कि बोरिस जॉनसन इस चीज को संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा तो जरूर बन गया है, वो मुद्दा ये है कि जो स्कॉटलैंड है ना तो उसकी जो मांगों को सही तरीके से समाधान जो है कि ब्रेग्जिट के मुद्दे पर किया गया है, ना जनमत संग्रह के मुद्दे पर किया गया है। अब जो बोरिस जॉनसन है उनका ही तो यह सोचना है कि चूंकि अभी तो लोगों ने जनमत संग्रह किया है तो यही लोग तो क्या है कि जिन लोगों ने वोटिंग की है ये लोग जब रहना चाहते हैं तो हम फिर से क्यों वोटिंग करवाएं, जबकि स्कॉटलैंड के लोगों का कहना है कि नहीं, जो अब जो जनरेशन आ रही है ये जनरेशन यह चाहती है कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ रहें, हमें यूके के साथ नहीं रहना, तो हमारे पास यह विकल्प होना चाहिए। आने वाले समय में अगर कोई अपडेट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये मुद्दा वहां पर चल क्या रहा। अब हम बात करेंगे माउंट मेरापी पे के विषय में, उस पर बात करें उससे पहले इस इमेज को देख लीजिए। यह है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब वह क्षेत्र जहां पर ज्वालामुखी की क्रिया ज्यादा होती है। चूंकि जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उससे लाल कलर का लावा निकलता है जो कि आग की तरह दिखाई देता है, इसी के कारण इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है, ज्वालामुखी की क्रियाएं आए दिन होती रहती हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपका इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, ये भी इसी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। प्रश्न आएगा रिंग ऑफ फायर में दरअसल होता ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ ज्वालामुखी की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। इसके पीछे कारण इसको इस रूप में समझिए, यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के बीच में आती हैं तो क्या होता है, जो बड़ी प्लेट है वह क्या होती है, नीचे चली जाती है, अर्थात वह क्या हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है छोटी प्लेट के। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब दो प्लेटें, जैसे कि मान लेते हैं, आसान शब्दों में बताता हूं, व्यवहारिक एग्जांपल देके, कि मान लेते हैं कि दो आदमी हैं, दोनों आदमी लड़ रहे हैं। तो जो मोटा आदमी होता है, बलवान आदमी होता है, उसका प्रयास रहता है कि हल्के आदमी को उठाकर क्या करे, फेंक दे। ठीक यहां पर जब दो प्लेटें टकराती हैं तो जो प्लेट भारी होती है, मोटी होती है, जिसकी गति ज्यादा होती है, वह क्या होती है, हल्की प्लेट से टकराकर नीचे की ओर जाती है। अब जब नीचे की ओर जो प्लेट गई है ना, ये प्लेट क्या होती है, जाकर गलती है, गलकर मैग्मा का निर्माण करती है, और यही मैग्मा क्या होता है, ऊपर की ओर आता है, तो इसी को आप लावा कहते हैं। और यही जो लावा निकलने की क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, और इन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। इसी के कारण यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं उन पर आए दिन विस्फोट होते रहते हैं, अर्थात वहां से लावा निकलता रहता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो क्या होगा, भूकंप जरूर आएगा। क्यों भूकंप आता है, दरअसल आप ये समझिए कि यह पृथ्वी की एक लेयर है, इसमें से कोई छेद करके कोई जो गला हुआ पदार्थ निकलेगा तो क्या करेगा, यहां पर कोई हमने छेद तो बनाया नहीं है, वो पृथ्वी की जो की लेयर है उसको तोड़ते हुए आएगा। जैसा कि आपके देखिए कि आपके फर्श के नीचे से कोई चीज बाहर निकलेगा तो फर्श को तोड़ेगा तो झटका महसूस होगा। ठीक पृथ्वी के संदर्भ में भी यही होता है, और इसी में चर्चा में बना हुआ है माउंट मेरापी, इसको आप देख सकते हैं। यह है आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र, और यहाँ पर दिखाया गया है माउंट मेरापी की लोकेशन। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो लोकेशन है जावा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर दिखाया गया। अब मैं आपको इसके टेक्स्ट से परिचित करवाता हूँ। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आसपास गर्म बादलों के निर्माण को देखा गया है, जिसके चलते इस क्षेत्र में विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। विस्फोट नहीं हुआ है। यहाँ का जो जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, इसने माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आसपास गर्म बादलों के फैलने की अनुमान लगाया है, जिसके वजह से यहां से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां पर जल्द ही क्या हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अब प्रश्न आएगा ये बादल कैसे बने, तो देखिए होता क्या है कि जब भी क्या होता है, ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलेगा, तो जब लावा नीचे से निकलेगा तो क्या करेगा,
अंदर से गर्म पदार्थ निकल रहा है, तो ऊपर पानी की जो परतें हैं उनको भाप के वो क्या होंगे, जैसे ही नीचे से गर्म कोई चीज उनके संपर्क में, पानी के संपर्क में आएगा तो पानी क्या होगा, भाप के रूप में बदल के निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो हो यही यहां पर भी यही रहा है कि नीचे से मैग्मा आ रहा है और उस मैग्मा जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो पानी की ऊपरी जो पृथ्वी की सतह है या जो जिस पर हम लोग रहते हैं उस पर जो भी उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है। और इसी के कारण माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह जो बादल बनने की या भाप निकलने की घटना है, यह ज्वालामुखी की पहली कंडीशन है। आने वाले समय में विस्फोट भी हो सकता है। तो यहां पर यह पहली बार नहीं है, इससे पहले अगस्त 2020 में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर सिनामुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। और इसी तरह से जब यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो करीब 5000 मीटर की ऊंचाई तक जो कि धुआं और राख निकला था। नवंबर 2020 में इंडोनेशिया के पूर्वी जो है कि भाग में नुसा तेंगारा प्रांत में जो कि इली लेबेतलो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था और उस वजह से भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आए दिन जो है कि आए दिन का मतलब डेली नहीं लेकिन समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं और इसी के कारण कहा जा रहा है कि ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी से तात्पर्य है कि वहां पर कुछ ऐसे लक्षण उनमें या तो विस्फोट होते रहते हैं या उनमें कुछ ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं जो उसके सक्रिय होने के लक्षण का एग्जाम्पल है। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, अर्थात सबसे एक्टिव वोल्केनो इसको माना जाता है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जिसको हमने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अंतिम भयंकर जो विस्फोट हुआ था वह वर्ष 2010 में हुआ था और काफी जानमाल को नुकसान हुआ था, काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। अब यह जो यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं, अधिकांश ज्वालामुखी जो है कि इंडोनेशिया के पास जो हैं इनमें जो है कि हमें समय समय पर विस्फोट देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका कहना है कि यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। अब जो सक्रिय ज्वालामुखी है इनको किसको कहा जाता है, उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिन पर समय समय पर क्या होता है, विस्फोट होता रहता है। संसार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी जिनका नाम यहाँ पर आपको लिखा है, इसको आप PDF आपको मिल ही रहा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का ज्वालामुखी का मतलब है कि बरसों से शांत पड़े हैं लेकिन विस्फोट क्या हो सकता है जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है और आपकी बात सुनता रहता है फिर गुस्सा हो जाता है, विस्फोट कर देता है, तो कुछ इसी प्रकार का सुसुप्त ज्वालामुखी। उनके भी नाम लिखे हुए हैं, नामों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी होते हैं जिनमें जो है कि अब विस्फोट नहीं हो रहा, लंबे समय से क्या हो चुके हैं, शांत पड़ चुके हैं, उनको निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब ये जो रिंग ऑफ फायर है इसके विषय में लिखा हुआ है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहां पर टेक्टोनिक जो है एक्टिविटी होती रहती है, जैसा कि हमने प्लेटो का बताया, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपीय घटनाएं होती। विश्व के लगभग जो है कि 75% जो ज्वालामुखी हैं इनका संबंध किससे है, रिंग ऑफ फायर से है। और रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत महासागरीय मेखला के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्राकाटोआ जो इंडोनेशिया में है, माउंट फ्यूजी जापान में, सेंट हेलेना जो USA में है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र इसी में है। उसी तरह से मैक्सिको का पोपोकेटिपिटल रिंग ऑफ फायर में स्थित सबसे अधिक विनाशक ज्वालामुखी माना जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और विश्व का सबसे गहरा जो महासागरीय स्थान जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना खाई, वो भी क्या है, प्रशांत महासागर में जो है कि मेरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है और ये क्या है, रिंग ऑफ फायर के पास में आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये था आज की वीडियो का क्रक्स। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए जो वोल्केनो से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं इनको जब भी आप पढ़िएगा अपडेट कर लीजिएगा ज्वालामुखी वाले चैप्टर से। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।